ओके, तो फिर एक काम करते सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक स्पेशल एरिया अब थोड़ा बाकी था, मतलब बाकी इन द सेंस थोड़ा डिटेल्स में बात नहीं हुआ था उसमें। मैं सोच रहा हूँ कि उसको डिटेल्स पहले करा दूँ। कॉन्सेप्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में मैंने ओवरव्यू दिया था बट डिटेल्स डिस्कशंस नहीं किया था। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा। कुछ वाइटल पॉइंट्स इसके अंदर है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली डिनोट करता है। तो चलो, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, फटाफट एकदम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग जानते हो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट है क्या, डिटेल्स एवरीथिंग एकदम। लास्ट दिन हम लोगों ने किया था, जिन्होंने क्लास मिस किया था कर लेना। क्या था कुछ कॉन्ट्रैक्ट का, कंटिंजेंट एंड क्वासी, याद है क्या सबको जो लोग थे क्लास में? यस सर। कंटिंजेंट एंड क्वासी, वेरी गुड सर। तो वो एक काफ़ी काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड। और अभी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जा रहे हैं करने, दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलो सुन लो, ध्यान से देख लो। एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्रैक्टिस करने के टाइम पे मतलब दया करके लिख लिख के प्रैक्टिस करना। मतलब जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक है, जो भी डिस्कस पर लिखो पढ़ोगे ना, उसको लिख लिख के करो। लॉ के लिए बहुत वाइटल है सर, बिकॉज लॉ लिख के करोगे तो लॉ याद रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, और ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि कैसे याद रख सकते हो लॉ को। अदरवाइज लॉ समझने में बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, बट अगर लॉ याद रखना है ना, लॉ को याद भी रखना है, सेक्शन को याद भी रखना है, तो इन दैट केस आपको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना होगा सर। अच्छा ठीक है, स्क्रीन शो हुआ है सर, देखो ना एक बार सब कोई। हाँ सर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट बोल सकते हो या फिर उसी का एक स्पेशल एरिया है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे तो ओवरव्यू कर लिए थे। अच्छा अच्छा, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट अंडरस्टैंड हाउ ऑब्लिगेशंस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैरिड आउट बाय द पार्टीज। मतलब जब भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों के बीच में एक ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट होता है। ये तो आप लोग जानते हो। कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं हर क्लास में आप लोगों को बताता रहता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है सर ऑफर प्लस, बताओगे सर एक बार? कोई भी बता दो सर, एक ही बात है, रोज बताता हूँ ऐसे ही। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हाँ वेरी गुड। रिन्यूएबल एनफोर्सेबल बाय बाय, लॉ। लॉ enforceable by offer plus acceptance equals to agreement and agreement enforceable by law equals to contract। the simple term, ठीक है, बट क्या है कि यही टर्म तो लोगों को आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में समझ नहीं आता कि क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो भी हम लोगों का ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, इट्स ऑल ओके। बट करेंटली जो डिस्कशन चलेगा दैट इज अंडरस्टैंड हाउ ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैरिड आउट बाय द पार्टीज। दिस इज द पॉइंट डिस्कस करते हैं सर अभी। अच्छा, बी फैमिलियर विद द वेरियस मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस, बी क्लियर अबाउट द कंसिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल of performance or refusal to accept performance by either of the parties, and understand right of joint promises, liabilities of joint promisers and rules regarding appropriation of payments। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं appropriation of payments, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर के बाद कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे और कुछ नहीं बताना है, जो बताना था मैं सब बता दिया कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड। ओके अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको थोड़ा सा मैं डिटेल्स में दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय हुम। ठीक है, आप देखो पहले, फिर मैं धीरे धीरे स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, टाइम प्लेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, performance of reciprocal promise, appropriation of payments, contract which need not be performed, discharge of contract, and liabilities के अंदर भी एक है कि right of joint promises and performance of reciprocal promises में क्या बता रहा है सर? agreement to do impossible act। अब क्या है, सारा का सारा चर्चा एक एक करके करते हैं सर। ओके, सबको समझ में इतना आ रहा है ना सर क्या करने जा रहे हैं? हाँ सर, टॉपिक कॉन्सेप्ट मतलब कनेक्ट तो कर रहे हैं ना? हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37 सर, याद रखना है सर। एक ही चीज जितना बार भी बात कर लूँ सर, फिर भी लॉ में बार बार बोल रहा हूँ, सेक्शन आपको याद रखना है। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आप सेक्शन याद रखो, केस स्टडीज भी याद रखो।
ठीक है, देखो याद कब रहता है, जब आप उसको समझ के पढ़ोगे। प्लीज बार बार बता रहा हूं, लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट अगर आप इसको याद नहीं रखोगे, देखो सर स्टूडेंट हो तो फिर याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में जाके परफॉर्म करना है, तो उसके टाइम पे आपको उसका याद होना बहुत जरूरी है। तो केस स्टडीज लॉ भी, केस लॉज भी याद रखना है, ठीक है, रीजनिंग जिसको बोल सकते हैं लीगल रीजनिंग, ओके, केस स्टडीज याद रखना है, रीजनिंग लीगल रीजनिंग के नाम से भी जाना जाता है केस स्टडीज को, और साथ में आपको सेक्शंस भी याद रखना पड़ेगा। अच्छा, द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट, the parties to a contract must either perform or offer to perform. The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises, unless such performance is dispensed with or excused under the provision of the Contract Act of any other law. Promises bind the representatives of the promiser in case of death of such promiser before performance, unless a contrary intentions appears from the contract. सर कुछ भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी सर, आते हैं सर। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन ए सर्टेन डे, ए बोल रहे बी को एक सर्टेन डे पे कुछ गुड्स को डिलीवर करेगा ऑन पेमेंट ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 पेमेंट के बदले में। लेकिन ये प्रॉमिस कर रहा है गुड्स डिलीवर करेगा किसको, बी को, ऑन ए सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ कितना सर, 1,00,000 पे। अब 1,00,000 पेमेंट भी इंपॉर्टेंट है और गुड्स का डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट है, बट ए ने जो प्रॉमिस किया था सर, ये तो मर गया, अब क्या होगा, ये तो डाई हो गया सर, ए का डाई हो गया सर, ए डाइड, ए डाई बिफोर दैट डे, मतलब जिस दिन में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना था, पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करना था, उसी दिन से पहले ही ए डाई हो गया। एज रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, अब ए के जगह में ए का जो लीगल हेयर होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब जो एजेंट भी हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, जो भी लीगल हेयर हो उसको डिलीवर करना है, एंड बी इज बाउंड टू पे 1,00,000 टू एज रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, मतलब ए डाई हो गया और एक ए को अभी पे करना है, लेकिन ए को नहीं पे कर सकते, ए के जगह में ए के रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवर ऑफ गुड्स तो हो रहा है। सर अगर वो इनकार कर दे तो मन में सवाल जरूर आ रहा है कि मेरा तो ए के साथ बात हुआ था, लेकिन अगर ए नहीं है तो फिर हम दूसरे को क्यों पे करें, तो फिर गुड्स भी आप मांग नहीं सकते ना। लेकिन सर ऐसे एक्चुअली इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है सर, ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। ए प्रोमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी, ए ने प्रॉमिस किया था बी के लिए एक पिक्चर बनाएगा, पिक्चर मतलब मूवी, ओके, मूवी बनाएगा, पिक्चर या इमेज जो भी बोलो सर, तो ए पेंट ए पिक्चर, सॉरी मूवी नहीं, आई एम सॉरी, पिक्चर मतलब मैं मूवी वाला विषय लगा था, पेंट करेगा ना, तो पेंट करेगा मतलब बेसिकली जो पेंटिंग होता है सर। तो ए प्रोमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी बाय ए सर्टेन डे एट ए सर्टेन प्राइस, बट सर आप बताओ तो मुझे, ए डाई हो गया तो क्या पिक्चर ए का रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, हेलो सर, ए मर गया नो तो सर, क्या एज नो, रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, यस और नो, नो सर, नो क्यों क्यों नहीं बना सकता, সো এটা একটা পার্টিকুলার স্কিল দরকার হয়, এটা তো রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকা উচিত না, মানে নাও থাকতে পারে। ना नो, ना भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, बिकॉज पेंटिंग इज ए स्पेशल आर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, इसको बोला जाता है सर वोकेशन, ठीक है। प्रोफेशन और वोकेशन में फर्क समझते हो सर, जैसे हम लोग एक बात करते हैं कि प्रोफेशनल सिंगर बोलते हैं ना सर, प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल पेंटर, ऐसे वर्ड हम लोग यूज करते हैं अपने नॉर्मल जाती जिंदगी में, हम लोग ऐसे बहुत बोलते हैं, स्पेशली जब इंडियन आइडल देखते हैं या फिर कोई भी सिंगिंग शो, डांसिंग शो देखते हैं, तो हम लोग ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, प्रोफेशनल डांसर, प्रोफेशनल पेंटर, प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल पेंटर, ठीक है, इट्स ओके सर। प्रोफेशनल सीएस भी होते हैं, प्रोफेशनल चार्टर्ड भी होते हैं, आप मेरा बात को समझना सर, प्रोफेशनल चार्टर्ड भी होते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर भी होते हैं, प्रोफेशनल सीएस भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो, आप में से कोई, ये सर सिंगर, पेंटर, डांसर, ये क्या थोड़ा सा अलग है, क्या लगता है आप लोगों को, ये जो चार्टर्ड डॉक्टर, सीए, सीए, सीएमए, टीचर ऑल्सो, ठीक है, ये जो एक बता रहा हूं मैं, क्या इनसे ये लोग थोड़ा अलग होता है क्या, सिंगर, पेंटर, डांसर,
थोड़ा अलग होता है सर। क्यों जानते हो? স্যার এটা আর্টের উপর ডিপেন্ড করে, দে আর আর্টিস্ট। हाँ, बिकॉज इनके अंदर ना एक आर्टिस्टिक नेचर होता है सर। ये देखो सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा सा कोई ऐसा ही नहीं बोलूंगा कि कोई भी चार्टर्ड बन सकता है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। सबका सभी चीज़ों का एक स्पेशल स्किल जरूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर आप नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढोगे, नंबर ऑफ डॉक्टर ढूंढोगे, नंबर ऑफ सी एस सी एम ए सी ए, नंबर ऑफ टीचर्स, आपको ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, ऑब्वियसली स्पेशल टीचर्स, स्पेशल चार्टर्ड, स्पेशल डॉक्टर्स ऑब्वियसली होते हैं, बट फिर भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। बट क्या आपको सिंगर इतना जल्दी में अवेलेबल हो जाते हैं? क्या सभी का गाना हम लोग सुनते रहते हैं? ऑब्वियसली नहीं। कुछ लोग ही होते हैं जो मार्केट में, मतलब मार्केट इन द सेंस, मतलब सोसाइटीज में एक टाइम पे उनका गाना सुनने के लिए लोग बहुत उत्सुक होते हैं, मतलब इंटरेस्टेड होते हैं। पेंटर, हर किसी का ड्राइंग थोड़ी ना सेलेबल होता है सर। हर किसी का डांसिंग थोड़ी ना देखने लायक होता है। डांस तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन डांसिंग को अपना प्रोफेशन बना के उसको प्रोफेशनली परफॉर्म करना सबका बस का बात नहीं है। हाँ, आजकल टैलेंट हंटिंग शो काफ़ी हो रहा है, तो पहले से ज़्यादा डांसर दिख रहा है, लाइक डांस इंडिया डांस, फिर वो क्या बोलते हैं, डांस प्लस एक प्रोग्राम होता है, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो काफ़ी सारा डांस का प्रोग्राम होता है, ये मैं भी देखता हूँ कभी कभी घर में। तो उसमें भी हमें अच्छा खासा टैलेंट आजकल देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक स्पेशल आर्ट है। ठीक है, तो बेसिकली स्पेशल आर्ट के केस में ना सर, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एक डांसर अगर मर जाए तो उसके जगह में किसी और, उसका बेटा या उसका लीगल हियर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डांस कराना मुश्किल है। लेकिन अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मर जाए और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो चार्टर्ड फर्म पे दूसरा चार्टर्ड है, वो काम कर सकते हैं। क्या बात सही है? एक डॉक्टर का अगर कुछ हो जाए तो उन्हीं उही हॉस्पिटल में दूसरा डॉक्टर पेशेंट को देख सकता है, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके साथ। एक सीएस के जगह, एक सीएमए के जगह दूसरा सीएस या सीएमए उनके बिहाफ में आके काम को कंप्लीट कर सकता है। लॉयर के केस में भी हो सकता है। बट क्या एक डांसर के जगह, एक पेंटर के जगह, एक सिंगर के जगह सब्सटीट्यूट करवाना ईजी है या टफ है? क्या लगता है सबको? ऐसे आयन ने तो बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको, हाँ टफ है सर, वेरी गुड। वही मैं एक्चुअली आप लोगों का मन को भी देखना चाह रहा था। इट्स सीरियसली टफ। एक सिंगर को सर बट रिप्लेस कर, दूसरा डांसर भी तो सिखा सकता है। हाँ हाँ हाँ, बोल। बट दूसरा डांसर भी तो सिखा सकता है। नहीं, डांस सिखाने का बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब देख, सबका यहाँ डांस टीचर का बात नहीं कर रहा मैं। परफॉर्मेंस मतलब देख, एक डांसर टीचर बाद में हो सकता है। एक डांसर को हम लोग डांसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टेज में जाके परफॉर्म करता है। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना अकाउंट्स ऑडिट का काम करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जाना जाता है। एक डॉक्टर उनका मेडिकल प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर की तरफ जाना जाता है। मैं वो बात कर रहा हूँ जिसका जो प्रोफेशनल काम है। ठीक है, तो सपोज मान कि तूने आजकल, जैसे मुझे कुछ डांसर बहुत पसंद है, जैसे रिसेंटली, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, मैं डांस प्लस में एक डांसर को देखा था, सुशांत खत्री बोल के, एक नेपाल का बंदा है। ठीक है, आई डोंट नो आप लोग कोई जानते हो कि नहीं, थोड़ा शॉर्ट हाइट में है सुशांत खत्री। मुझे उसका यस सर, डांसिंग मैं बहुत जानता हूँ। पसंद। ठीक है, लिरिकल हिप हॉप करता है। ठीक है, तो मुझे ये सब नहीं पता था, ये थोड़ा मैम के चक्कर में पड़ के ना मुझे सब डांस के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया। लिरिकल हिप हॉप मतलब वो ना, मतलब वर्ड्स को पकड़ के गाना गाता है, तो डांस करता है। तो वर्ड्स पकड़ के भी डांस होता है, मुझे नहीं पता था। अब मानो कि मैंने एक प्रोग्राम है मेरा, एक पर्सनल प्रोग्राम में सुशांत खत्री को बुलाना चाहता हूँ। बात को समझना। ठीक है, मैं अपने एक पर्सनल प्रोग्राम में सुशांत खत्री को बुलाना चाहता हूँ। तो सुशांत खत्री का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब में भी कुछ डाई नहीं करना चाहिए अभी। ठीक है, तो सुशांत खत्री को कुछ हो गया कि वो डांस नहीं कर सकता, तो क्या मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा? ये है, ये फेमस है, काफी फेमस है सुशांत खत्री। ठीक है, तो क्या मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ किसी से भी? नहीं सर, इट्स नॉट पॉसिबल कि उसको रिप्लेस कर दूं। मैं तो वन ऑफ माई फेवरेट डांसर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इसका डांस देखता हूँ। लिरिकल हिप हॉप गजब टाइप का हिप हॉप है। मतलब नॉर्मली हिप हॉप तो पैर वगैरह उठा चला के क्या क्या करना पड़ता है, बट लिरिकल हिप हॉप ना कुछ अलग ही होता है। जो लोग डांस का थोड़ा बहुत भी, आई थिंक आप लोग मेरे से ज्यादा समझते हो, मैं बेकार में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो कैसे मैं इसको रिप्लेस कर दूं? बिकॉज इनको जो आता है इन्हीं को आता है, किसी और को नहीं आएगा। यही मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आयुष बात को? हाँ आयुष, बात समझ में आया यस कि सर। नहीं? ठीक है, तो हाँ सर, एग्जैक्टली हाँ। लेकिन ऑडिट का काम, अकाउंट्स का काम कोई दूसरा चार्टर्ड कर सकता है, कोई दूसरा सीएस को भी आप दूसरा, जो भी लीगल लॉ का काम है, ठीक है, कंपनी रिलेटेड काम है, आप करवा सकते हो उनसे। लेकिन यही थोड़ा सर प्रॉब्लम बट है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसी को हिप हॉप आता होगा और भी तो डांसर है।
हाँ ऑर्बिट आंसर है, लेकिन ये पर्सनल ये था ना, मतलब पर्सनल परफॉर्मेंस लेवल में था। मतलब हम रिप्लेस कैसे करें? रिप्लेस कर सकता हूँ लेकिन वो अलग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब रिप्लेस नहीं, मतलब मेरा देखो अकाउंट्स का काम, वही तो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सुशांत खत्री का डांस दिखाना था लोगों को, ठीक है, या फिर मुझे भी देखना था। तो कोई अगर बोलता है सुशांत खत्री की जगह बीर राधा शेरपा जो जीता था उसका डांस चलेगा क्या? तो क्या बीर राधा शेरपा का डांसिंग स्टाइल और इसका डांसिंग स्टाइल मैच करता है? नहीं करता है। तो इन दैट नो सर, केस नो। तो दोनों का टैलेंट टोटल अलग है। लेकिन अगर आपका अकाउंट से ऑडिट का काम था तो वही काम जो पहले अकाउंटेंट करता था उसके बदले में अगर दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करवा दूं तो बात सेम बन जाएगा ना। सीए का काम हो सकता है, इवन मेडिकल के केस में हाँ भी सर। पॉसिबल है। अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो कि भाई आपका जो बुखार था, पहला वाला डॉक्टर जो दवाई देता था ये वाला डॉक्टर भी सिमिलर काइंड ऑफ दवाई आपको देता है। लेकिन वही स्पेशल वोकेशन, इसीलिए इसको वोकेशन बोल रहा है सर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। अब छोड़ो सर, बहुत ज्यादा बात यस कर सर। ली पॉइंट पे, समझ में आ गया है। तो एक चीज बस याद रखना कि अगर कोई स्पेशल, जैसे कि एकदम आयन ने स्टार्टिंग में एक सिंगल लाइन पे बोला था कि सर स्पेशल मतलब टाइप ऑफ टैलेंट हो, स्पेशल आर्ट हो, तो उसको रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं ना, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कब अब आप अपना ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करोगे और कब आप अपना ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करोगे, उसके लिए भी सेक्शन 37 क्लियर कट बात करता है, क्लियर कट बात करता है। ठीक है, तो यही है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट से जो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एकदम अच्छे से बोला हुआ है। मतलब ये हम लोग ना, लॉ इज वेरी लॉजिकल, बेसिकली लॉजिक के बेसिस में लीगल कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ठीक है, तो लॉजिक हमेशा सोच समझ के बात करेगा। ठीक है, हाँ लॉजिक कभी कभी बेकार भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर एक लॉ सही है। कभी कभी वही लॉ बुरा हालत हो जाता है तो फिर लॉ को चेंज करना पड़ता है। Analysis of section 37. Okay. A contract being an agreement enforceable by law creates a legal obligations which subsist until discharge. जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा ऑब्लिगेशन कंप्लीट ना हो जाता, डिस्चार्ज ना हो जाता, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और प्रोमिसेस, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और प्रोमिसेस रिमेनिंग टू बी performed in the principal and most usual mode of discharge. This basic rule is that promiser must perform exactly what he has promised to perform. वही मैं बात एक्चुअली करने का बात कर रहा था कि जिस पर्टिकुलर मैटर पे बात हुआ है वही परफॉर्म करना है। द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज एब्सोल्यूट, thus it may be noted that it is necessary for a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform his promise. Only after that he can ask the other party to carry out this promise. This is the principle which is enshrined in section 37. Thus it is the primary duty of each party to a contract to either perform or offer to perform his promise. He is absolved from such a responsibility only when under a provision of law or an act of other party to the contract the performance can be dispensed with or excused. Thus from above it can be drawn that परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल और ऑफर टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस क्या होगा, एक्चुअल होगा या ऑफर टू परफॉर्म होगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू से ये ऊपर वाला जो एनालिसिस है इसका और डिटेल्स में बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, और ऑफर टू परफॉर्म क्या है। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो एक्चुअल में हो रहा है, सिंपल, जैसे यहाँ पर एक सिंपल बात है कि वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू और आइदर ऑफ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट within the time and in the manner prescribed, within the time and in the manner prescribed। अब ये विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या बता रहा है, एक्स बोरोज 5 लाख फ्रॉम वाई, एक्स ने वाई से 5 लाख बोरो किया, मतलब उधार लिया सर, विद ए प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, एक महीना बाद उसको पे करने का प्रॉमिस भी कर रहा है, वादा भी किया कि भाई एक महीना बाद रीपे कर देंगे द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, दिस इज एक्चुअली एक्चुअल परफॉर्मेंस कि भाई 5 लाख लिए थे और 5 लाख का वादा भी कंप्लीट करना पड़ेगा एक महीने बाद। Offered to perform or attempted performance or tender of performance, it may happen sometimes when the performance becomes due, the promiser offers to perform his obligation but promisee refuses to accept the performance। मतलब समझ में आ रहा है सर, जो प्रॉमिस किया था वो परफॉर्म करना चाहता है बट जो प्रॉमिसी है वो रिफ्यूज कर रहा है। प्रॉमिसर ओके है बट प्रॉमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, उनका मानना है कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इन दैट केस ये ऑफर टू परफॉर्म बन के ही रह जाता है और दूसरा केस में ये एक्चुअल बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों केस ऑब्लिगेशंस में केस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एक
जो बोला गया था वो हो रहा है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के नाम से भी आप बता सकते हो। और दूसरा ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, दैट मीन्स इट मे हैपन समटाइम्स, कभी में भी हो सकता है। When the performance becomes due, the promisor offers to perform his obligations, but the promisee refuses to accept the performance currently. May be future में होगा, may be cancel होके voidable भी हो सकता है, void भी हो सकता है, या cancel हो जाएगा, breach हो जाएगा, तो ये हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेशंस। क्या ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर रहा है सर? एक्चुअल एंड ऑफर टू परफॉर्म क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सबको? बोलो सर, किसी को भी कोई डाउट, कोई शक किसी को? ओके सर, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट। चलो अब पॉइंट है ना सर, अगर कोई रिफ्यूज करता है तो क्या होता है? ऑब्वियसली कि भाई रिफ्यूज करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली सवाल तो आएगा ना सर। अब चलो सेक्शन 38 में बात करते हैं सर। मैं एक एक सेक्शंस उठा के आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों से भी उम्मीद यही रखूंगा कि आप सेक्शंस को प्लीज दिल से और दिमाग से, दोनों पॉइंट से याद रखो। दिल और दिमाग दोनों को काम करवाओ सर। ओके, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल्स टू एक्सेप्ट ऑफर और परफॉर्मेंस, सेक्शन 38 कहता है सर। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर और परफॉर्मेंस, सेक्शन 38 कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, where a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, then the promiser is not responsible for non performance. Obviously मैंने बताया था, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब बेसिकली बात कुछ ऐसा हो गया कि मैंने बोला था मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बट तुमने ना कर दिया, और फिर बाद में तुम बोलते हो कि तुम मुझे क्यों पसंद नहीं किए। बात कुछ समझ में आया सर? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और बाद में तुमने कहा, तुम जब मैंने बोला कि पसंद करता हो तुमने ना कर दिया, और बाद में तुम बोलते हो कि क्यों पसंद नहीं किए। तो फिर क्या जो प्रॉमिसर है क्या वो रेस्पॉन्सिबल बनेगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए, पसंद ना करने के लिए? हाँ सर बोलो, समझ में आया कि बात नहीं? अरे बोलो सर, समझ में नहीं आया क्या? आया सर। आया सर है, चलो सर, वेरी गुड। When the promisor is not responsible for non-performance, nor does the hereby loss his rights under the contract, ना तो वो परफॉर्मेंस ना देने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगा, और ना ही नॉर डज ही देयर बाई लॉस इज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो अधिकार है, जो राइट है, वो भी खोएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर प्रॉमिस ही एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है, प्रॉमिसर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, हर एक ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, हर एक ऑफर का कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, जैसे कि इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब ऐसे नहीं कि हर चीज में आप कंडीशंस लगा दो, कंडीशंस बेस्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कंडीशन बेस्ड नहीं होगा, बट नॉर्मली देखा जाए कि इट मस्ट बी अनकंडीशनल। इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, ध्यान से सुनना, टाइम और प्लेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट मतलब नॉट ओनली फॉर योर स्टडी बट ऑल्सो इन केस ऑफ अपने सोसाइटी में जो भी बिजनेस सिनारियोज हम लोग देखते हैं, सोशल कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्पेशली इन बिजनेस सिनारियोज, उसमें ये बहुत वाइटल एक कॉन्सेप्ट है। इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड under such circumstances that the person to whom it is made may have reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do। मतलब समझ में आ रहा ना सर? इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम, सही टाइम पे करो, सही प्लेस पे करो, एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू हुम इट इज मेड मे हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, आप जिसको भी कोई ऑफर दे रहे हो ना, उनके पास एक रीजनेबल टाइम या अपॉर्चुनिटी रहे ऑफ एसर्टेनिंग दैट द पर्सन बाय हुम इट इज मेड, मतलब जिनके तरफ से ये ऑफर किया गया है, एबल एंड विलिंग देयर एंड दे डू टू डू द होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डू, मतलब जो करने के लिए आपको बोला जा रहा है या फिर जिसके लिए ऑफर एक्सेप्टेंस चल रहा है, उसको कंप्लीट करने का आपको पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, ठीक है, इस तरह का नहीं सर, पूरा प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मौका, ऐसा नहीं बस वोट का टाइम आया तो फिर ऑफर एक्सेप्टेंस चलेगा। ऑफर एक्सेप्टेंस तो मतलब एक साल भर, 5 साल का सरकार के अंदर 5 साल में ही चलना चाहिए ना, क्या सर, सही कि नहीं? अगर गवर्नमेंट 5 साल के लिए चलता है तो 5 सालों के लिए ही सरकार और पब्लिक के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस चलेगा। ऐसा तो नहीं ना कि बस जब वोट सामने आ जाए बस ऑफर एक्सेप्टेंस का, ऐसा लगता है कि कोई बाजार में आ गए और कुछ बिक रहा है। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ सर, बोलो? मतलब चाहे कोई भी पार्टी हो,
लेकिन ऐसा हमारे कंट्री का सिस्टम बन गया है कि वोट के टाइम पे ऐसा लगता है कि हर काम हो रहा है। अरे भाई बाकी टाइम क्या कर रहा था? हाँ, मक्खी मार रहा था बैठे बैठे। मतलब ये जैसा पब्लिक वैसा राजा मतलब राजा मतलब हमारा चुना हुआ मंत्री लोग। ओके, if the offer is an offer to deliver anything, if the offer is an offer to deliver anything to the promisee, then the promisee must have reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by the promise to deliver. An offer to one several joint promises has the same legal consequences as an offer to all of them. Wait sir, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज आने वाला है, तो चलो देख लेते हैं। ओके, जॉइंट प्रोमिसर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। क्या है ये जॉइंट प्रोमिसर का खेल? पी प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू आर। ओके, ध्यान से सुनना सर, पी और आर। पी प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू आर, पी टेक्स द गुड्स टू द अपॉइंटेड प्लेस। पी टेक्स द गुड्स टू द अपॉइंटेड प्लेस। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलने का वादा हुआ था, पी ने उस जगह में मिलने के लिए चला गया ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। हाँ, अब बिजनेस आवर क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ओके, but R refuses to take the delivery of goods. This is an attempted performance as P, the promiser, has done what he was required to do under the contract. P ने जो करना था वो किया, अब R ने रिफ्यूज कर दिया। इसका एक अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया। सर आप लोग कभी कोई भी सर फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो, स्विगी जरूर ट्राई किए होंगे? हाँ सर, किए हो कि नहीं किए हो? Yes, अरे sir. बोलो हाँ ना। सर। यस सर। कभी किसी ने ऐसा किया है कि ऑर्डर करके और ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया? ऐसा कभी हुआ है सर? यस हाँ, हाँ सर। यस सर। ऑर्डर किए हो बट हाँ एक्सेप्ट सर। नहीं किए? Yes, sir. मतलब क्यों जान? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। मतलब वो बंदा आके आपके घर में ऑर्डर दे रहा था लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं, वो लोग ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं। वो लोग ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया? हाँ, नहीं, मैं उनका ऑर्डर एक्सेप्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जोमेटो को, हाँ, वो हो सकता है, वो स्पेशली थोड़ा लेट नाइट हो जाने से ऑर्डर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, वो मैं समझता हूँ। আচ্ছা ठीक है, আমি কেন ডিনাই করব? আমি তো নিয়ে নেব দুই অর্ডার করে। नहीं सर, ऐसा भी लोग होते हैं मैं आपको वही तो बताने जा रहा था। আমি কখনো ডিনাই করি? না স্যার, অর্ডার ক্যান্সেল করেছি কিন্তু বাড়িতে এসে কোনোদিন ফিরিয়ে দিই। হ্যাঁ, অর্ডার ক্যান্সেল করেছি, বাট বাড়িতে আসার পর বলবো আমি নেব না, এসব তো वेरी गुड सर। मैंने ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा, जानते भी हूँ मैं किसी किसी को। तो ऐसा किया है सर, ऑर्डर किया है तो सीओडी किया था, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। तो जोमेटो वालों में ऑर्डर, जोमेटो का ही केस था इसलिए मैं, हाँ बोलो क्या है? डोमिनोज से मैंने किया था एक बार, डबल ऑर्डर हो गया था सर। डबल ऑर्डर हो गया था तो फिर आया तो फिर तू लिया नहीं? नहीं सर, एक ही लिया था। अच्छा, डबल ऑर्डर क्या तेरे से हो गया था गलती से? हाँ सर। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या बताया तुझे? नहीं कुछ सर, एक ही ऑर्डर लेना पड़ गया था। मतलब बोला था दोनों लेने के लिए, मैं एक ही लिया था सर। तो कुछ बाद में कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ किया था क्या? नहीं सर, मान गया था गुडविल जेस्चर के कारण, ठीक है। बोला था नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखने के लिए। चलो वेरी गुड। लेकिन अगर यही चीज़ आप बार बार करोगे ना, मेरा एक जान पहचान का है, वो ना हमेशा ना बदमाशी, उसको लगता था कि क्या क्या डिलीवरी करेगा टाइम पे, आधा घंटा, ये घंटा, वो घंटा, वो बदमाशी करता था ऐसे। ऑर्डर देता था और जब भी उसके घर के सामने ऑर्डर लेके बंदा खड़ा होता था वो बंदा गायब। ठीक है, फिर उसके घर वाले बोलते थे हम लोगों को कुछ पता नहीं है क्या, क्या ऑर्डर डिलीवरी हम लोग समझते नहीं है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसको सच में जोमेटो का खाना का ज़रूरत पड़ गया। एक दिन ऐसे सच में हुआ, तो वो उस दिन जेन्युइनली, ठीक है, जेन्युइनली ऑर्डर किया और एक्सेप्ट करने के लिए। क्या लगा सर, उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ या फिर उसका ऑर्डर डिक्लाइन कर दिया? सो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया होगा। ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और उसका ऑर्डर डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद से उसको कभी भी उसको कुछ नहीं मिला। तो एक दिन मेरे को पूछ रहा था कि क्या किया जाए इसको। मैं बोले देखो, पहले तो कस्टमर केयर में फ़ोन करो कंपनी का, और तुमने जो गलती किया उसको बोलो कि उनको अगर रेटेड कुछ दे सकते हो तो शायद तुम्हें बाद में वो लोग कुछ कर पाए। लेकिन तुम बार बार ऑर्डर करे, तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम्हारा एड्रेस जो है वो तो उसी एड्रेस में, तो वो कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ खेल कुछ वैसा ही है। प्रॉमिसर अपना काम करने के लिए रेडी है, बट आप अपना एक्सेप्टेंस नहीं लेना चाहते। मैंने ऐसा कुछ पागल टाइप का लोग फ्लिपकार्ट वगैरह में ऑर्डर किया है
और जब ऑर्डर आता है फिर बोलते हैं नहीं लेना है। ऐसा किया है सर, ऐसे ऐसे लोग तो फ्लिपकार्ट का तो बहुत है। खाने वाला केस आई डोंट नो, बहुत कम हो सकता है, बट फ्लिपकार्ट अमेजन वाला केस मैंने बहुत देखा है कि ऑर्डर किया है, आया है और फिर बोल रहे हैं मुझे नहीं लेना है। अरे भाई क्या मतलब इस तरह का एक मतलब लेस मतलब प्रोफेशनलिज्म का कोई मतलब ये है ही है, मतलब विदाउट एनी प्रोफेशनलिज्म जस्ट डायरेक्टली नहीं लेना है मुझे। ऐसा भी लोग हैं हमारे देश में। आप समझ सकते हो ना, इंडिया है, अब बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारे कंट्री में। अब देखो कंट्री के बारे में अच्छा बुरा सभी चीज़ होते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि सब हमेशा अच्छा ही बोलो सर। मैं तो हमेशा अच्छा ही बोलने का कोशिश करता हूँ, लेकिन बुरा चीज़ देख जाए तो फिर मानना तो पड़ेगा ना, चाहे खुद का हो या देश का। ओके सर। अच्छा, तो फिर वही केस हो गया। पी promises to deliver certain goods to R, P takes the goods to the appointed place during business hour। बिजनेस आवर पे, हाँ, ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे आके कॉलिंग बेल मार रहे सर आपका फ्लिपकार्ट का ऑर्डर। आप बात समझ रहे हो सर? रात को 2 बजे फ्लिपकार्ट का ऑर्डर डिलीवरी आपका, अगर आप नॉर्मल रेसिडेंशियल बंदे हो या फिर वो कोई बिजनेस आवर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस आवर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक माना जाता है, ठीक है। मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM 7 PM तक बिजनेस आवर माना जाता है, रीजनेबल टाइम, जितना देर तक ऑफिस वगैरह खुला रहता है। क्या सही बोल रहे हो ना सर, बिजनेस आवर का टाइम? हेलो, Yes. है ना? यस सर। मॉर्निंग 9 AM से लेके इवनिंग 7 PM तक, ठीक है। ये एक बिजनेस आवर है, रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल का मतलब मत पूछना, कंट्री टू कंट्री वेरी जरूर कर सकता है, बट हमारे कंट्री में तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यूएस वगैरह में शायद 9 बजे सुबह नहीं होता है उनका, क्योंकि वेस्टर्न है, वहाँ पर 11 बजे हो सकता है, 12 बजे हो सकता है मॉर्निंग, ठीक है। तो हमारे कंट्री में तो ऑब्वियसली मतलब वर्किंग आवर 9 बजे से चालू हो जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ पर मॉर्निंग होता है सुबह 6 बजे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंट्री है दुनिया में जहाँ सुबह होता है 8 बजे, ठीक है, मतलब मॉर्निंग होता है 8 बजे। देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो वो डिपेंड करता है कि भाई कहाँ सूरज के, इवन अगर आप इंडिया में भी, मैंने देखा था एक बार, मतलब मेरा आंखों देखी एक बार हुआ था ऐसा, मतलब एक्सपीरियंस मैंने गैदर कर पाया था। मैं पंजाब गया था एक बार कुछ काम से और घूमने भी थोड़ा सा। तो पंजाब क्योंकि देश के एकदम वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर ही आ जाता है, तो पंजाब में मैंने अमृतसर गया था सर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने अप्रैल मई का टाइम था, अप्रैल मई का टाइम था, तो वाघा बॉर्डर विजिट करने गया था। आप लोग जानते हो ना सर वाघा बॉर्डर, वो जहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो हमारा जो Yes, बॉर्डर sir. है ना, तो वहाँ पर जाके जस्ट देख रहे थे उनको, वहाँ पर ना वो इंडिया पाकिस्तान का वो दोनों तरफ का जो जवान है, ऐसे हमारे इंडिया वाला ही हम लोग देख पाते, गैलरी बना हुआ है। तो वहाँ पर गैलरी में बैठे आप देख सकते हो जो अपना जो फौजी जो है वो लोग अपना स्किल दिखाते हैं अलग अलग। तो ये देखो, ये हम लोग ईस्ट पार्ट में रहते हैं, ठीक है, इंडिया काफ़ी बड़ा है, तो ये ईस्ट पार्ट में हम लोग कोलकाता या बंगाल में रहते हैं, और जस्ट लुक एट दिस एरिया, ये है पंजाब, ठीक है। तो यहीं पर है वाघा बॉर्डर, ये लाहौर यहाँ से जस्ट 45 किलोमीटर्स की दूरी में है, सीरियसली ज़्यादा दूर नहीं है सर, जस्ट 45 किलोमीटर्स वाघा बॉर्डर से। अब जो अगर गाड़ी छोड़ेगा अमृतसर से 45 किलोमीटर, वाघा बॉर्डर से तो और नज़दीक हो जाता है, ठीक है। ये अमृतसर है, ये देखो ये अमृतसर है, ये लाहौर है, देख रहा है, ठीक है। तो ये एकदम लाहौर का, तो यहाँ पर बैठा था, तो अप्रैल मई का टाइम था। अचानक से मैं घड़ी देखा, मुझे लगा कि कुछ 6:30 बजा होगा, तो मैं घड़ी देख के क्या दिखा मुझे पता है? तब भी शांत था, मतलब सूरज तब भी गगन में था, और वो ऑब्वियसली डूब रहा था। मैं घड़ी देखा कि मुझे लिखा 8 बजा है सर, 8 PM। कैन यू इमेजिन सर, 8 बजे सूरज वहां पर डूबता है, और हमारे यहाँ पर 8 बजे तो एकदम घना, एकदम घटा छा जाता है, पूरा एकदम अंधेरा छा जाता है। तो ये इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि भाई कहाँ पर क्या शाम होता है, सूरज कब ढलता है नहीं ढलता है, ठीक है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। हाँ, तो तू भी ऐसे मार्च अप्रैल में विजिट किया था क्या? मतलब तुझे भी यही एक्सपीरियंस हुआ कि 8 बजे अमृत ये इसमें सिमिलर कुछ एक्सपीरियंस? हाँ, ठंड के टाइम पे तो जल्दी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ, ठंड के टाइम पे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वो गर्मी में अप्रैल मई के टाइम पे अगर कभी विजिट करोगे ना, तो उस टाइम पे क्योंकि डे ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो शायद तुम्हें भी दिख जाए 8 बजे शाम हो रहा है। इवन अगर आप कभी जैसलमेर वगैरह भी विजिट करोगे तो वो और ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। अगर किसी ने भी जैसलमेर में, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के टाइम पे 8-15 भी हो जाएगा ना, तब भी सूरज दिखेगा, सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, जाके पता कर लो, जिसने गया है वो जरूर देखा होगा, अगर नहीं गया तो पता कर लेना, ये सब एक्सपीरियंस है सर।
मतलब ये देखो कुछ चीजें ना जिंदगी में एक्सपीरियंस ही सिखाते हैं सर। किताब हमें क्या सिखाएगा, किताब से कुछ चीज जानने को मिल सकता है, बट अगर आप सच में एक्सप्लोर करना चाहोगे मजा आ जाए सर। ओके, समझ में तो सभी कुछ आ रहा है। चलो घूम लिए थोड़ा सा हम लोग, ये घूमने का आदत है हम लोगों को। ओके। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली, पूरा परफॉर्म नहीं करना चाहते। क्या बात करता है भाई, पूरा परफॉर्म नहीं करना चाहते। सेक्शन 39, Section 39 provides that when a party to a contract was refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promise may put an end the contract unless he had signified by words or conduct his acquisitions in its continuance। क्या बात कर रहे हो सर, देख लो। एक सिंगर है, ओके, enters into a contract with Y, the manager of the theater, to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months। ये एग्जाम्पल हम लोग दूसरे जगह में भी पढ़े थे। एंड वाई एंगेज टू पे हर ₹10,000 फॉर ईच नाइट। ओके, हर रात का गाना गाने का, ठीक है, किसी बार में थिएटर में गाना गाते हैं, हर रात को गाना गाने का 10,000 मिलेगा, ठीक है। एस जो है, ठीक है, एस परफॉर्मेंस 8 फॉर ईच नाइट, परफॉर्मेंस ऑन द 6th नाइट, एक्स विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा कि, कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। ऑन द 6th नाइट पे जाके वो क्या कर दिया, एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगला 2 महीने तक के लिए उसको एग्रीमेंट बना है, 6th नाइट पे वो एब्सेंट कर दिया। एक्स विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, विलफुली, मतलब ये कैसे प्रूव होगा, ये तो ऑब्वियसली जब बाद में किसी कारण से बातचीत होगा, अगर वो विलफुली किया कि कुछ जेन्युइन रीजन है, तो फिर वो तो पता चल ही जाता है ना सर, जेन्युइन रीजन क्या है और विलफुली क्या मतलब है कि नहीं है, वो पता चल जाता है सर। जैसे आप लोग जब कभी बोलते हो ना कि सर आज क्लास नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभी जेन्युइन रीजन होता है, और कभी कभी आप लोग जानबूझ के करते हो, नहीं आज तो कभी करने का मन नहीं होता, कभी कुछ दूसरा, मतलब कभी कभी फालतू काम भी हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस ही रख लेता है ना सर। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, अरे सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन होता है कि नहीं, कभी कभी ऐसे ही आप लोग क्लास स्किप कर सकते हो, और कभी कभी जेन्युइन भी होता है। अरे मैं क्या गलत बोल दिया क्या, माफ करना अगर गलत बोला तो, लेकिन सच बताया कि नहीं, कभी कभी जेन्युइन होता है, कभी कभी विलफुल्ली भी होता है कि नहीं होता, बोलो। अरे हाँ क्या ना, ना सभी कोई चुप है, मतलब हमें कोई भी विलफुल्ली ऑफ, नो सर। अच्छा चलो, विलफुल्ली नहीं करता है, वेरी गुड सर। ओके, तो फिर यहाँ पर सिंगर जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट वाई के साथ किया था, बट यहाँ पर वाई जो है इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, मतलब वो उसके तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को पुट एन एंड कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर विलफुल नहीं हुआ है। तो फिर क्योंकि पर डे का 10,000 का लॉस हो जाएगा उसका, एक सिंगर ना आने के कारण शायद उस दिन का पूरा बिजनेस बेकार हो जाए। बिकॉज जो लोग नॉर्मली, मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट की, जो लोग थिएटर में नाइट परफॉर्मेंस देते हैं उनके लिए वो पूरा का पूरा बुकिंग हो जाता है, ठीक है, थिएटर में नाइट परफॉर्मेंस के लिए पूरा बुकिंग हो जाता है, करोड़ों का खर्चा भी हो सकता है, और अगर सिंगर नहीं आता है तो फिर मुश्किल का बात हो जाएगा ना सर। ओपेरा नाइट ऐसे होता है सर, तो बहुत फेमस होता है। तो इन दैट केस अगर सिंगर जानबूझ के नहीं आता है अपने पर्सनल रीज़न के कारण, कि वो तो कुछ अपने ही डूब गया था, जो भी हो रीजंस में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो आप एक बिजनेस को इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। तो इन दैट केस वाई इस कॉन्सेप्ट को अपने अंत से पुट एंड एंड कर सकता है। तो यहीं पर बोल रहे हैं सर, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर होली भी परफॉर्मेंस बिना कारण के लिए वो कर सकता है, पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है तब भी एंड कर सकता है। तो एनालिसिस क्या आता है सर 39 से, फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 39 इट इज क्लियर दैट इन द केस ऑफ अंडर कंसिडरेशन, in case under consideration, the following to write accrue the aggrieved party, namely to terminate the contract, to indicate by words or by conduct that he is interested in its continuance. Okay, in case of promisee decides to continue the contract, he would not be entitled to put an end to the contract on this ground subsequently. In either case, the promisee would be able to claim damages that he suffers as a result on the breach. इसका मतलब सर ये हो गया कि y और x के बीच में क्या चल रहा है, अभी झगड़ा चल रहा है ना सर, बिजनेस का झगड़ा चल रहा है कि ये सर, नो बता दो सर। x और y के बीच में बिजनेस वाला झगड़ा चल रहा है, डील के बीच में कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना सर, हाँ बोलो सर, x और y के बीच में कुछ तो गड़बड़ हो गया है ना। अब y को तो लगा कि भाई
ये विलफुली एब्सेंट कर रहा है, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को पुट एंड एंड करना चाहते हैं। ठीक है, वाई अपनी तरफ से कर सकता है। इसका मतलब ब्रीच का आवाज कौन उठाया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाला बात कौन किया, वाई और एक्स? वाई। वाई बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट और आगे बढ़ाना नहीं चाहता। एक्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब सवाल है कि सर एक्स तो विलफुल्ली किया था। सर वो तो सब्जेक्ट टू प्रूव है। एक्स ने विलफुल्ली एब्सेंट किया कि नहीं किया वो तो सब्जेक्ट टू प्रूव है। चलो मान लिया कि वो विलफुल्ली एक पर्टिकुलर डे पे परफॉर्म नहीं करने आया, लेकिन एक स्टील चाहता है कि वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू करे, उसको अपने गलती का एहसास हो गया। अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होगा कि वाई का ब्रिज करने का जो उसके तरफ से जो पुट एंड एंड करने का जो कॉन्सेप्ट है, वाई कितना सही है और एक्स कितना विलफुल्ली किया था। अगर विलफुल्ली किया था तो ठीक है, वो तो कोर्ट बताएगा भाई आप जानबूझ के किए हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एक बेसिक मिनिमम, मतलब आप लोगों को मिनिमम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, एक ऑपेरा नाइट का कॉन्सेप्ट भी अगर आपको मैं बताता हूँ, एक सिंपल लॉजिक से भी आपको समझा सकता हूँ। क्या बोलते हैं सर, ऑपेरा नाइट ही बोलते हैं ना इन सब चीज़ों को? मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, कुछ इसी तरह का होता है सर। ये थिएटर में गाना गा रहा है ना सर। ऐसे ही थिएटर होता है। अब थिएटर का बात आया तो मुझे ये वाला जरूर आपको दिखाना चाहिए। दिस इज ऑपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया, जानते हो ना सर इसको? दिल्ली में, हमारे इंडिया में दिल्ली में इसके इसी तरह का देखने का एक लोटस टेम्पल जैसे बना हुआ है, मतलब इसी जैसा स्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन वो हाँ सर। लोटस टेम्पल बोला जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में है ऑपेरा हाउस। ठीक है, बहुत फेमस, मतलब यहाँ पर परफॉर्म करना परफॉर्मर का ड्रीम होता है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जो भी परफॉर्मर है, डांसर है, सिंगर है, ठीक है, जो भी स्पेशल कोई भी होता है, जो भी लेक्चरर्स होते हैं, ड्रीम होता है कि भाई कभी ऑपेरा हाउस में जाके मैं लेक्चर देके आया। वन ऑफ जैसे चिकागो में जैसे स्वामी विवेकानंद देके आया था, ठीक है, उस तरह का ये भी एक ड्रीम है, प्रोजेक्ट है। तो सपोज मानो कि ऐसे सिंगर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसे ऑपेरा हाउस पे लोटस टेम्पल, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का ऑपेरा हाउस में जो सिडनी में है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आप मुझे बताओ कि इस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो इस कंपनी का जो ओनर है, मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट का जो ओनर है, इवेंट मैनेजर ने कितना बड़ा एक रिस्क उठाया था। अब उस बंदे ने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अगला 2 मंथ्स के लिए जो परफॉर्म होने वाला है, ठीक है सर, कोई एक पर्टिकुलर डे में उसका तबीयत खराब हो ही सकता है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं तो तबीयत खराब नहीं हो सकता, 2 महीने में कभी भी एक दिन खराब जा सकता है। और एक सिंगर के लिए अगर बाई चांस उसका गला में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, मतलब साउंड में कुछ भी वेरिएशन आ गया, तो वो क्या बोलेगा, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन सर उसके लिए उसको प्रायर इंटीमेशन देना चाहिए कि मेरा तबीयत खराब है, मैं गा नहीं सकता। ये सर नो बोलो सर, प्रायर इंटीमेशन देना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आप बस 1 घंटा पहले बता रहे हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आपको तबीयत खराब है किसी पर्टिकुलर दिन में या फिर किसी पर्टिकुलर वीक में, तो आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए कि नहीं चाहिए इवेंट मैनेजर को? तो फिर वो क्या करेगा, पोस्टपोन करेगा ना, तो फिर वो अरेंजमेंट का खर्चा बचेगा उसका। ये सर नो? अरे बोलो सर, ये सर नो? यस सर। यस ना? तो फिर कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि ओपेरा का जो इवेंट मैनेजर है, इवेंट मैनेजर, आप लोगों को ऐसे लग रहा था कि इवेंट मैनेजर एक दिन ना आने के कारण कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, कैसे ब्रिज कर सकता है? ऑब्वियसली सिंगर को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं सिंगर हूं तो मैं कुछ भी कर लूंगा। नहीं नहीं, ऑब्वियसली आप सिंगर हो, आपके कारण भीड़ आता है, इट्स ओके, आपके कारण भीड़ आता है, लेकिन फिर भी आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर उठाना चाहिए, जो इवेंट मैनेजर को भी आप प्रॉब्लम में ना डालो। लेकिन अब ये सब्जेक्ट टू प्रूव है। अब इवेंट मैनेजर भी इतना चिड़पुक्का नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डे में कुछ प्रॉब्लम के कारण, ये सभी सब्जेक्ट टू प्रूव है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही बताना चाहता है कि अगर वाई को जबरदस्ती, एक्स को जबरदस्ती अगर कॉन्ट्रैक्ट करने में एग्रीप्ट किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर एग्रीप्ट ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ रहा है वाई, तो फिर एग्रीप्ट कौन बनेगा, एक्स। ठीक है, तो अगर लेकिन एक्स कंटिन्यू करना चाहता है लेकिन वाई कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो फिर इन दैट केस वो सब्जेक्ट टू प्रूव है। और इन दैट केस अगर एक्स को कुछ भी लॉस होता है, ये लॉस के लिए वो डैमेज क्लेम जरूर कर सकता है। लॉस के लिए एक्स डैमेज क्लेम जरूर कर सकता है। ये सारा का सारा खेल सब्जेक्ट टू प्रूव है सर, सब्जेक्ट टू प्रूव। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। है ना? ठीक है, दिस आर दी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, बट सिंपल कॉन्सेप्ट ही रियल लाइफ में बड़ा 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 खेल हो जाता है सर। ये सुशांत सिंह राजपूत का केस काफ़ी पुराना हो गया, तो अभी और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस मैटर को लेके। सभी समय का, ऐसे बोलते हैं ना सर, समय हर घाव
नॉर्मल कर देता है। ठीक है, अब भगवान करे कि अगर कुछ भी अन्याय हुआ है उनके साथ तो उसका सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन एक कॉन्सेप्ट उस टाइम पे बात चल रहा था सुशांत सिंह के केस के टाइम पे कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी थे सोसाइटी में, क्योंकि सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं था, वो अपने आप को सोसाइटी में अपने दम पे बनाया था, बिकॉज उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था ना सुशांत सिंह राजपूत का। ठीक है, पटना का लड़का वहाँ पर जाके अपने आप को अपने दम पे बनाया था। ऑब्वियसली बहुत दम होना चाहिए, बट और थोड़ा दम दिखा देता, ऐसे गलत ट्रैप पे ना आता। लेकिन जो भी हो, अगर एक चीज़ वहाँ पर बात हो रहा था कि कोई एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स थे तो उनको क्या कर रहा था, मतलब अगर मानो कि उसके साथ उनका कोई डील हो चुका है, ऐसे रियल में बोला जा रहा था। सपोज मुझे जितना खबर मिला था उस टाइम पे, न्यूज़ आया था, कितना सच्चाई है सभी सब्जेक्ट टू प्रूव है सर, मैं दावे से कोई भी बात नहीं कर सकता, बट ठीक है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इतना बात कर ही सकता हूँ कि क्या नाम है वो, यश राज फिल्म्स के साथ एक ऐसा कुछ हुआ था। वो यश राज बैनर में काफ़ी काम किया था, तो यश राज बैनर में कुछ ऐसा हुआ था कि उनको मूवी, मतलब उनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता था तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद ना क्या होता था कि उस जितना दिन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उतना दिन वो किसी दूसरे मूवी के बैनर के अंडर पे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि सुशांत सिंह उतना मतलब बैक सपोर्ट नहीं था उनका, बिकॉज कोई उनका फादर या जो भी मतलब फैमिली का बैकग्राउंड हाईफाई नहीं है, नॉट लाइक वो क्या बोलते हैं सर, जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो जैसे होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी बॉलीवुड में है, तो ऐसा ऐसा लोगों को सर छोड़ देता था प्रोड्यूसर्स कि ठीक है आप काम करो, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन सुशांत को ना मतलब वो अटक के रखता था कि नहीं, जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये बात तो सही है कि कॉन्ट्रैक्ट जितना दिन रहेगा तो आप दूसरा जगह में काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी उसके साथ एक अलग से उसके ऊपर इंजंक्शन लगा देता था। ठीक है, ताकि सुशांत दूसरा बैनर के अंडर ना जाए या फिर ना काम कर पाए। ठीक है, तो कोई कोई ऐसा भी बोला था कि उस टाइम पे कि भाई ये भी एक प्रेशर क्रिएशन है कि एक मतलब बिना बैकअप वाला कोई बंदा अगर कुछ करना चाहे तो बॉलीवुड उसको हेल्प नहीं करता, ऐसा ऐसा बात सुनने को आया था। तो आप समझ पा रहे हो ना कि रीजन से बहुत कुछ होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रूव होना चाहिए सभी सच। जैसे एक सिंगर का बात, एक एक्टर का बात, समझ पाए सर? बड़ा बड़ा मैं बोला ना, मैटर सिंपल है बट इसमें बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर। थैंक यू सर। अच्छा, बाय whom a contract may be performed, सेक्शन 40, 41 एंड 42 एक साथ बात हो गया सारा का सारा। पर्सन बाय whom promise is to be performed, सेक्शन 40 में बोला गया है पर्सन बाय whom promise is to be performed if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. In other cases, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. वेट, हाँ अभी समझाते हैं। ये promises to pay B a sum of money, ये promise किया था B को कुछ amount pay करेगा। A may perform this promise either by personally paying the money to B or by causing it to be paid by to B by another, और किसी और से भी बोल सकता था कि भाई B को मेरे से पैसा मिलेगा, आप उनको पेमेंट कर देना। And if A dies before the time appointed for payment, his representative must perform the promise as employ some proper person to do so. इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में सेक्शन 37 में ही सिमिलर बात कह रहे थे। ठीक है, अगर पेमेंट वगैरह का बात है तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर ड्राइंग या पेंटिंग का बात है तो हर कोई नहीं कर सकता। याद आ गया सर सेक्शन 37? हेलो, याद आया कि नहीं आया? स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे थे क्लास के। ओके, ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी एंड दिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। तो वही बात कर रहा है, बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। तो सेक्शन 40 कहता है कि पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, वो सेक्शन 40 में कहा गया है। और 40 एकदम सिंपल कहता है, इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, कि कैसा केस का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे पेंट के केस में नहीं होगा, लेकिन पेमेंट के केस में जरूर होगा। ठीक है, पेमेंट के केस में आपको किसी ना किसी को तो जरूर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के जाना जरूरी है, नहीं है तो फिर कोर्ट मान लेगा किसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा। ठीक है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं तो ऐसा होगा ना तो फिर कोई भी, हाँ जैसे मुझे ज्योति है क्लास में, ज्योति मुझे एक बहुत अच्छा एक स्टोरी सुनाता था। ज्योति है तू? ज्योति का आवाज नहीं आ रहा है। तो ज्योति मुझे एक बहुत अच्छा कहानी सुना था कि वो गवर्नमेंट, हाँ ज्योति है, ज्योति वो गवर्नमेंट जॉब का क्या लीगेसी बता रहा था, बोल एक बार। गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग क्या करता है? पापा ने बताया था कि अपना लेगेसी क्रिएट करने के लिए सुसाइड भी कर लेता है गवर्नमेंट जॉब में।
सुन रहे हो ना सबको ही। गवर्नमेंट जॉब मतलब मानो कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब में रहे। तो मैं एक टाइम पे था कि अभी भी है, इवन इन रेलवेज में अभी भी है ये ऐसा कॉन्सेप्ट कि क्योंकि ये लेगेसी है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब का लेगेसी है कि मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परफॉर्मेंस डजेंट मैटर, परफॉर्म क्या है इसमें, सरकारी लेवल में परफॉर्मेंस कौन देखता है? आप सरकारी लेवल में हो इतना काफी, आप यूपीएससी क्रैक करके गए हो, आप टैलेंटेड हो, आप टॉप क्लास हो, आपका इंटरव्यू टॉप क्लास है, आप काम करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहले पहले तो काम करते हो और उसके बाद एक बेसिक सा हो जाता है। तभी तो सरकारी लेवल में हम लोग क्या बोलते हैं कि सरकारी लेवल का काम एकदम बेकार है। चाहे बैंक में विजिट करो, चाहे आप कोई दफ्तर में इनकम टैक्स ऑफिस में विजिट करो, सेल टैक्स ऑफिस में विजिट करो, मतलब ऐसा लगता है जैसे उनका पापा का है या उनका दादाजी का है वही लेगेसी। तो उसके लिए वो क्या करता था कि चाहे मेरे बाद ये लेगेसी खत्म ना हो जाए तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ तो मेरे बेटा को जॉब मिल जाएगा, इवन विदाउट एनी प्रॉपर मतलब क्वालिफिकेशंस, प्रॉपर डिग्री भी मिल जाता है। इवन किसी किसी केस में तो डिग्री फर्जी वाला निकाल के बच्चे को घुसा देता था, ठीक है, वो इंटरनल कॉन्सेप्ट में। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ तो कि आप समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं करना है कि भाई मेरा कुछ लाइबिलिटी है और मैं मर जाऊँ और किसी दूसरे को मिल जाए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो हर कोई सुसाइड कर लेगा और बोलेगा मेरा ऑब्लिगेशन खत्म, लेकिन ऐसा समझ रहे हो ना सुसाइड का केस। ओके चलो सर, एक अलग केस था। प्रॉमिसर हिमसेल्फ, सेक्शन 40 का एनालिसिस देख लेते हैं। द प्रॉमिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट may be performed as the circumstances may permit by promisor himself or by his agent. अच्छा, promisor himself, if there is something in the contract to show that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor। मतलब वो promisor को ही करना पड़ेगा, है ना। दिस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल्स और डिलीजेंस और विच द फाउंडेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज। हाँ ये भी है, सिर्फ ये चीज भी एक ध्यान रखना सर, सिर्फ स्किल और डिलीजेंस नहीं, स्किल डिलीजेंस बंदे का अपना अपना होता है, यस वी एग्री विद दिस, बट और एक चीज भी है सर, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है तो पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज, अगर वो दोनों के बीच का कॉन्फिडेंशियल है तो फिर वो तो उन्हीं दोनों के बीच में ही होना चाहिए ना। हेलो, बात समझ में आ रहा है ना सर? फाउंडेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। जो पर्सनल लेवल में होना चाहिए वो पर्सनल कॉन्फिडेंशियल लेवल में ही रहना चाहिए, वो दूसरा लोग नहीं कर सकता। जैसे आपको मैं बता सकता हूँ, जो लोग सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी मतलब देश का सिक्योरिटी, देश के सिक्योरिटी एजेंसी का नाम जानते हो आप लोग? रॉ का नाम तो सुने हो सर? रॉ RAW। ऐसे रॉ में जो लोग, हाँ रॉ में जो लोग काम करते हैं, सपोज मानो कि रॉ का जो हेड है, चीफ है, रॉ चीफ, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ वगैरह, एक बहुत अच्छा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा देखने के लिए, बहुत अच्छा है कि इसका एक शो बना है, आई थिंक देखे होंगे आप लोग, स्पेशल कॉप बोल के एक शो आया है, देखे हो क्या किसी ने? स्पेशल ऑप्स ऑफिसर, क्या कॉप्स नहीं, स्पेशल ऑफिसर, हाँ ये हॉटस्टार में अवेलेबल है, सीरियसली बहुत अच्छा है ये, मतलब बहुत अच्छा है, डायरेक्टरी टॉप क्लास का हुआ है सर, देखना अगर हो सके तो। स्पेशल ऑप्स किसी ने देखा या सिर्फ मैं नहीं देखा? मतलब रॉ कैसे काम करता है आपको सच में समझ में आएगा कि एक देश को चलाना कितना खतरनाक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे बैठे बहुत कुछ बोल देते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट सर, कि जैसा बोलना आसान होता है करना रियलिटी में इतना आसान नहीं है। देश का सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा समझ आएगा सर, जरूर देखना। देखोगे कि नहीं देखोगे? किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा किसी ने, मुझे लग रहा है। हाँ देखा। यस सर, देखे। देखे सर? अरे चलो बढ़िया है तब तो। Yes, अच्छा sir. लगा? अच्छा लगा? है सर। यस सर। सीरियसली बहुत अच्छा है कि मतलब जिस तरह का मतलब देश का सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, वही मेन बात मैं एक्चुअली करना चाह रहा था कि सिक्योरिटी के लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो सर जो परफॉर्म कर रहा है उसी को करना पड़ेगा, वो किसी दूसरे को बिलीव करना मतलब यहाँ पर ना पता ही नहीं चलता कि भाई आप जिस पे भरोसा कर रहे हो वही आपका गद्दार बन निकल जाएगा। मतलब कौन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, ठीक है, कौन चाइना के लिए काम कर रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप जिसको अपना दोस्त समझ रहे हो आप ही के कंट्री के अंदर, मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पर मजहब एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मजहब का एकदम खेल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर इस्लाम फॉलो करता है तो पाकिस्तान का सपोर्टर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब सीरियसली ऐसा एकदम नहीं है। आप उल्टा देखोगे कि भाई
जो इंडिया का है, मतलब दोनों इंडिया का है, लेकिन देखा जाता है कि गद्दार कोई और निकल जाता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर किसी को भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा केसेस में देशभक्ति सबसे बड़ा। इवन आपको बता दूं कि जो लोग रॉ के लिए काम करता है, अगर किसी जगह में पकड़ा जाता है ना, आपको पता है कि देश उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, मतलब देश बताता भी नहीं है कंट्री। इन ये सिस्टम है इनका जॉब का, ये रूल है कि अगर आप किसी कारण से, आप ही के गलती के कारण पकड़ा जाते हो, मतलब आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, मतलब जो आईक्यू लेवल शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब मेरे जैसा लोग तो एकदम सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आईक्यू लेवल मेरा तो, मैं तो समझता हूँ आईक्यू लेवल मेरा 0 है, लेकिन जो इन सब लेवल में जो लोग काम करते हैं, इनका आईक्यू लेवल इतना टॉप क्लास होना चाहिए, फिटनेस लेवल इतना टॉप क्लास होना चाहिए कि चाहे मोटा हो, रोगा हो, पतला हो, फर्क नहीं पड़ता सर। फिजिकल फिटनेस मतलब मसल्स का फिटनेस नहीं, मतलब हर तरह का फिटनेस। अगर आप पकड़ा जाते हो ना, तो कंट्री आपको डिनाई कर देगा कि हमारा, हम नहीं जानते इनको। जानते हो सर, ये इनको जानते हो, क्या नाम है इनका, रुको, करेंटली इंडिया का डिफेंस का जो सलाहकार है, कौन बताएगा नाम सर, मुझे थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रहा है। मतलब इंडिया का जो सिक्योरिटी एजेंट का जो चीफ सलाहकार है, उम्र होगी, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट उसको अभी भी रखा है, पाकिस्तान में जाके 15 साल, 15 ईयर्स पाकिस्तान के जाके रहा है सर, कुछ नहीं कर पाया। बताओ ना, कौन बताएगा? इफ आई थिंक अजीत डोभाल, हाँ, मैं इसी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नाम सुने हो सर अजीत डोभाल का? ही इज द पर्सन। जान लो सर इनको, जान लो, ऐसे लोगों को जरूर जान लो। आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग इंडिया में बैठ के, मतलब कितना कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इसीलिए बता रहा हूँ सर, कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जिम मैटिस मीट्स अजीत डोभाल, इंडिया नेशनल सेक्रेटरी प्रोग्राम, वाशिंगटन में। मतलब टॉप क्लास इंसान है सर, इनके बारे में हम लोग शायद ही बहुत थोड़ा ही जान पाते हैं। मतलब सीरियसली, ये पाकिस्तान में जाके 15 ईयर्स रह गया हमारे इंडिया के लिए, आप समझ सकते हो कि आसान बात थोड़ी ना है। ठीक है, और मतलब बहुत बड़ा बड़ा काम किया है सर, जो देश का थ्रेट को रोकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये तो अजीत डोभाल तो रियल कैरेक्टर है, और वो मूवी वगैरह में आपको ऐसे दिखता है कि अच्छा हो सकता है ऐसा। ठीक है, बट नहीं सर, ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अजीत डोभाल जरूर देखना, इनका हिस्ट्री जरूर पढ़ना सर, कि क्या मतलब, अगर कभी भी इनका कोई किताब मिल जाए तो भी पढ़ना, नेशनल से अजीत डोभाल, सीरियसली सर, मतलब गॉड लाइक पर्सन। आज अगर हम लोग कुछ है अपनी कंट्री में, मतलब आज़ादी का सांस लेते हैं ना सर, तो बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए ना बहुत बड़ा बड़ा काम उठाते हैं सर। अच्छा, आपको कोई बोलेगा कि पाकिस्तान में जाके 15 साल रहो, आप रह पाओगे विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन? और वो भी ऐसे नहीं, देश का जो थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से, वो थ्रेट को रोक पाना, मतलब ऑब्वियसली इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग को अगर मैं थोड़ा छोड़ दूं, मतलब कितना लोग है हमारे कंट्री में जो अपने पहले, अपने परिवार से पहले देश को पहला रखता है, ऐसा लोग कितना मिलेगा आपको? आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? हाँ सर, बोलो, कितना लोग आपको ऐसा मिलेगा जो खुद के बारे में नहीं सोचेगा, अपने फैमिली परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, जस्ट एक ही सपना है इनका कि मेरा देश। सीरियसली, करोड़ों में एक भी मिले ना। कितना? 25%? 75% लोग ऐसा ही है, पागल हो गया है। ऐसा लोग मिलेगा ही नहीं, बहुत कम है। जो जवान लड़ते हैं वो तो लड़ाई अलग है, उनका काम अलग है, लेकिन ये तो इनका खतरा तो और 5 to 10%, बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर चलो ठीक है, जिसको जैसा लगता है, इस पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कितना लोग ऐसे हैं कि जो कर सकता है, बट सीरियसली बहुत रेयर है, इतना तो मैं जरूर बोलूंगा, इट्स रेयर, कि बहुत कम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो समझ में तो आपको आ ही रहा है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, एजेंट का केस क्या है? फिर पर्सनल कंसिडरेशन नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट पर्सन्स टू परफॉर्म इट। ओके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में अगर मैं बात करूँ, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स और इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसर। एज रिगार्ड्स एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस डिसीज्ड promises are bound to perform it unless a contrary intention appears from the contract, section 37 para 2, but
their liability under a contract is limited to the value of the property then inherit from the deceased. जैसे कि यहाँ पर एक अच्छा केस है, चलो देखते हैं. ए प्रॉमिस कर रहा है टू पे बी 1 लाख ऑन डिलीवरी ऑफ सर्टेन गुड्स, जैसे वो सेक्शन 37 का वाला एग्जांपल है. ए में परफॉर्म दिस प्रॉमिस आइदर हिमसेल्फ और कॉजिंग समवन एल्स टू पे दिस मनी टू बी. इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड, जिस टाइम पे बात हुआ था, हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट पे द मनी और एम्प्लॉय सम अदर पर्सन्स टू पे द मनी. इफ बी डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, बीज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू ए एंड ए इज बाउंड टू पे 1 लाख टू बीज रिप्रेजेंटेटिव. सिंपल बात है, इसमें तो कोई नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है. A promised to paint a picture for B for a certain price. A is bound to perform the promise himself. He cannot ask some other painter to paint the picture on this behalf. If A dies before painting the picture, the contract cannot be enforced by either by A's representative or by B. मतलब अगर पर्सनल लेवल का कॉन्सेप्ट है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कोई खेल नहीं है, चाहे वो ए का रिप्रेजेंटेटिव हो या बी का रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन अगर वो पर्सनल कॉन्सेप्ट का बात नहीं है तो फिर दोनों रिप्रेजेंटेटिव के बीच में बात हो सकता है. मतलब ए बी दोनों मर गए, ए और बी दोनों मर गए, लेकिन फिर भी दोनों एंगल से काम हो सकता है. आप बात समझ कि नहीं समझे? ए भी प्रॉमिस किया था गुड्स डिलीवरी करेगा, बी भी बोला था कि हाँ मैं 1 लाख पे करूंगा, लेकिन दोनों मर गए. तो इन दैट केस ए का रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है ना सर? ये देखो सर, B's representative shall be bound to deliver the goods to A and A is bound to pay 1 lakh to B's representative. Similarly, A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money. तो अगर A B दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और दोनों का ही किसी कारण से डेथ हो गया तो दोनों का रिप्रेजेंटेटिव के बीच में ये मैटर सॉल्व हो सकता है, ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का मौका मिल सकता है. क्लियर है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार पूछते हुए देखा है. ओके सर, समझ में आ रहा है. थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, सेक्शन 41. When a promise accept performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. That is, performance by a stranger. If accepted by the promise, it is result in discharging the promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of the third party. मैं आता हूँ सर. As per section 41 of the Indian Contract Act 1872, when a promisee accept performance of the promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. That is, performance by a stranger accepted by the promise produce the result of discharging the promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of the third party. ये section 41 में कहा गया है. A received certain goods from B promising to pay 1 lakh. A ने B से कुछ प्रोडक्ट लिया और बोला कि ठीक है मैं आपको 1 लाख पे करूंगा. Later on, A expressed his inability to make payment. लेटर ऑन ए ने बताया कि नहीं मैं 1 लाख पे नहीं कर सकता. ऐसा होता है. सी हु नोज टू ए, हु इज नोन टू ए, सी जो ए को जानता है, ठीक है, पे 60,000 टू बी. सी जो ए को जानता है, कोई भी होगा, कोई रिलेटिव्स में भी हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, उसने बी को 60,000 दिया. However, A was not aware of the payment. A को पता ही नहीं है कि C A के बिहाफ में B को 60,000 पे किया है. Now B is intending to sue A for the amount of 1 lakh. Therefore, in the present instances, B can sue only for the balance amount, that is 40,000, and not for the whole amount. बात कुछ समझ में आया सर? आप ऐसे बोल सकते हो सर A और B के बीच में हुआ था, A C को जरूर जानता है, C और A के बीच में जरूर कुछ कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन C ने जो 60,000 का पेमेंट कर दिया A के बिहाफ में, वो B से परमिशन नहीं, A से परमिशन नहीं लिया, लेकिन B को जो पेमेंट मिला है ना, वो 1 लाख के बदले में ही उनको 60,000 मिला है. अब 60,000 तो मिल गया, लेकिन अभी भी उसको 40,000 नहीं मिला. लेकिन बी ऐसा नहीं कर सकता कि उसको 1 लाख ही मांगेगा, ऐसा नहीं. ऐसा मतलब अननेसेसरी अनऑथराइज्ड अमाउंट आप नहीं मांग सकते, ठीक है. जो ऑथराइज्ड अमाउंट है वही मांग सकते. तो आपको तो 1 लाख के बदले 60,000 मिल गया था, अगला बस अब 40,000 ही मांग सकता है, नॉट दी होल अमाउंट. मतलब समझ रहा है ना? थर्ड पर्सन इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन. अगर आप थर्ड पर्सन से कुछ एक्सेप्ट करते हो, अगर अब वो, हाँ एक चीज हो सकता था, अगर वो एक्सेप्ट ही ना करता तो अलग बात, लेकिन एक्सेप्ट तो किया ना तुमने, तो फिर तुम और बाकी 40,000 जरूर क्लेम कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा 1 लाख बदमाशी करके क्लेम नहीं कर सकते. बात समझ में आया सर? थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेलो, यस सर. सेक्शन 42 दैट इज ज्वाइंट प्रॉमिसर का खेल भी एक बार देख लेते हैं. A B C jointly promised to pay 6 lakhs to D.
ठीक है, A, B, C jointly promise to pay 6 lakh to D. Here A, B, C must jointly perform the promise. Must jointly perform the promise. If A dies before performance, A performance से पहले गुजर गए सर, ठीक है, ये खत्म, ठीक है, A died. Then he is legal representative. तो A खत्म हो गया तो फिर A का legal representative must jointly with B. Okay, must jointly with B and C. ठीक है, A मर गया तो फिर A का, say for example A का बच्चा, ठीक है, A son. अब A सन B एंड C तीनों मिला के ऐसा करेगा, ठीक है, क्या करेगा सर, जो 6 लाख पे करना है D को वो पे करेगा, एंड सो ऑन. एंड इफ ऑल द थ्री A B C तीनों मर जाता है तो बिफोर द परफॉर्मेंस, देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस. तब A B C तीनों का, A सन B सन C सन सबको ही मिलके, A सन B सन C सन तीनों मिलके प्रॉमिस पे, मतलब जो भी जॉइंट प्रॉमिस था उनके पापा का, वो पे करना जरूरी है, ये मैंडेटरी है. अब कोई बोलेगा सर माइनर है, ऑब्वियसली अगर माइनर है तो फिर उनके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्लियर है सर? जॉइंट प्रॉमिस सर, जॉइंट प्रॉमिस सर क्लियर है सर? यस सर. ठीक है, जैसे ऐसे पार्टनरशिप में भी ऐसे होता है, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस जॉइंट प्रॉमिस में चलता है ना सर. ABC तीनों पार्टनर है, किसी से लोन लिया था, ठीक है, सिंपल बात है, ABC तीनों पार्टनर है, किसी से लोन लिया था, अब ABC तीनों मर गए तो फिर ABC का अगर पार्टनरशिप फर्म अगर बैंकरप्टेड हो जाता है तो अलग बात. बैंकरप्टेड का मतलब बहुत खतरनाक होता है ना सर, वो पूरा दिवालिया हो जाएगा तो फिर कौन पे करेगा? कोई नहीं पे करेगा. अगर कंपनी के एसेट से बैंक को कुछ मिल जाता है तो इट्स ओके, अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा. लेकिन अगर दिवालिया नहीं है और उनके जगह में उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, बिजनेस को संभाल ले, पार्टनरशिप बिजनेस को संभाल ले, तो फिर उनको पे करना होगा. अगर आप एसेट लोगे तो फिर लायबिलिटी चुका के लेना होगा. ये सर नो? अगर आप एसेट लोगे तो फिर आपको लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा. ये सर नो? यस सर. माइनर के केस में माइनर एसेट जरूर ले सकता है, लायबिलिटी नहीं लेगा, याद रखना. हाँ, माइनर के ऊपर लायबिलिटी नहीं आता है, वो सिर्फ बेनिफिट का पार्टी बन सकता है, ठीक है, झमेला का नहीं, लायबिलिटी का नहीं. बेनिफिट के लिए माइनर इज ऑलवेज देयर. ओके. डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट. सक्सेशन क्या है और असाइनमेंट क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट एरिया. Distinction between two legal concepts, succession and assignment, may be noted carefully. When the benefits of a contract are succeeded to by process of law, then both burden and benefits attaching to the contract, अभी मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, both burden and benefit attaching to the contract may sometimes devolve on the legal here. Suppose a son succeeds to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liabilities. अगर वो बेटा अपने पापा का सारा एसेट, एस्टेट मतलब क्या, जो भी संपत्ति है सारा का सारा उनको मिलता है, will be liable to pay the debts and liability of his father owed during his lifetime. अगर पापा का कुछ भी बाकी है, डेब्ट है, लाइबिलिटी है, तो वो बेटा को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी पापा के मतलब रिप्लेसिंग में सब्स्टिट्यूट पे बेटा ही उस पूरा का पूरा जायदाद का, संपत्ति का जितना है, जिसका जितना है उसका मालिक है. Of his father owed during his lifetime, but if the debts owed by his father exceeded the value of the estate, sir, अगर लोन अमाउंट संपत्ति से भी ज्यादा है तो, बात समझ में आ रहा है, अगर लाइबिलिटी अमाउंट संपत्ति के वैल्यू से भी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? वही सर, ध्यान से सुन लो. Inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess अमाउंट बेटा नहीं पे करेगा. मतलब सिंपल बात है, कोई बकवास वाला बात एकदम नहीं है, सिंपल बात, नो बकवास. क्या खेल है सर? मतलब बेटा जितने का संपत्ति है उतना ही पे करेगा, एक पैसा ज्यादा नहीं पे करेगा, लेकिन लायबिलिटी उससे ज्यादा है. तो सर वो तो कंपनी समझे और जो गुजर गए वो समझे, लेकिन जो जिंदा है उसके ऊपर कितना लायबिलिटी आएगा? जितना उनको इनहेरिटेंस में पापा से मिला था. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल पापा ने एस्टेट का वैल्यूएशन है, एस्टेट का वैल्यूएशन 50 लाख, ओके, और फादर ने मार्केट में लायबिलिटी करके रखा करीब 80 लाख का, 80 लाख का. तो अभी मार्केट में लायबिलिटी 80 लाख, तो फिर सन का लायबिलिटी कितना हो जाएगा फादर के डेथ के बाद? 50 लाख. फादर का लायबिलिटी 80 लाख का है, डेथ के बाद अब बेटा को देना पड़ेगा, है ना. तो सन इज लायबल, सन इज लायबल मतलब सन का लायबिलिटी उतना ही बन सकता है
कि जो 50 लाख का एस्टेट का वैल्यूएशन है ये शायद और सन को ना मिले, मतलब ये पापा का कुकर्म एक तरह बोल सकते हो आप। इतना लायबिलिटी नहीं करना चाहिए था ऑब्वियसली, मतलब कुछ तो मैनेज करना चाहिए था ना, ये लॉजिकली कैसे मैनेज होना चाहिए, इट्स ऑब्वियसली सीनियर लोगों को समझना चाहिए। जैसे आप लोगों को बता दूं कि आज इंटरनेशनल वाटर डे है, पता है सर सबको? आप लोग बहुत सारा डे जानते हो, आज इंटरनेशनल वाटर डे है, किसको पता है सर? सर बिहार डे भी है। यह सब हाँ? पता है, बिहार डे भी है। अच्छा, बिहार डे बिहार डे भी है, चलो सर बढ़िया है। तो ये इंटरनेशनल वाटर डे में एक रेजोल्यूशन लिया गया है। रेजोल्यूशंस गवर्नमेंट की तरफ से भी है, कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स की तरफ से भी है, इवन वर्ल्ड का बड़े बड़े लेवल पे भी कुछ लिया गया है। गवर्नमेंट के लेवल में ये हुआ है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि वाटर रिजर्वेशंस, मतलब रेन वाटर जहाँ भी मिले आप उसको रिजर्व करो, जहां भी मिले। रिजर्व कैसे? रेन वाटर तो ऐसे रिजर्व नहीं कर सकते, जहां भी मिले रिजर्व करो। सर आप अचानक से स्टेट से रिजर्वेशन में कहाँ से क्यों चले गए सर? एक मतलब वो सक्सेशन के लिए एक बात याद आ गया, सक्सेशन समझ में आ रहा है ना सर? सक्सेशंस के बारे में बोलते वक्त मुझे ये याद आ गया कि एक कॉन्सेप्ट है कि आजकल हम लोग पानी का बॉटल खरीदते हैं सर, और ये एक सोशल स्टेटस बन गया है कि इवन कोई अगर किसी के फैमिली का कोई प्रोग्राम हो चल रहा है, गैदरिंग चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं सर? वाटर बॉटल सबको दे देते हैं। देते कि नहीं देते सर? बताना सर फटाफट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना यस सर। सर। बताओ। 1 लीटर का, ये 1 लीटर या 500 ml का वाटर बॉटल, अरे ये वाला नहीं, क्या बोला, किनले या फिर जो भी हो, ये कुछ इस तरह का है ना? तो ऐसे 1 लीटर का किनले दे दिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि चलो 1 लीटर का दाम 20 रुपया है। अब सवाल ये है कि पानी भी कोई बेचने वाला चीज हो सकता है सर? ये कोई कॉमोडिटी होना चाहिए? आप मुझे बताओ, थोड़ा सोच के बताना कि एक पानी का भी कॉमोडिटी होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर कॉमोडिटी क्यों बन जाएगा? लेकिन सर बन तो क्या है ना, ये भी तो एक अच्छा बिजनेस है सर। पानी का बिजनेस जो कर रहा है वो उसका कोई बुराई नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है क्या पानी एक कॉमोडिटी होना चाहिए? सर ये तो बेसिक नीड्स है। आज आज तक कोई नेता क्यों नहीं बताता, कोई पॉलिटिकल लीडर्स कोई ऐसा स्टेप्स क्यों नहीं लेता कि भाई ये तो बेसिक बेसिक है सर। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कि बेसिक नीड्स क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, बोलते हैं ना सर। लेकिन फूड, शेल्टर एंड क्लोथ से भी सबसे पहले तो आता है वाटर। यस और नो सर? बोलना सर, बोलो ना। सबसे पहले तो वाटर बेसिक, अगर इंसान को जिंदा रहना है पानी पी के वो जिंदगी बिता सकता है सर, विदाउट एनी फूड। पानी के अंदर इतना सारा चीजें हैं, वो जिंदा रह सकता है काफी दिन तक। हाँ या ना बोलो। यस सर। है हाँ दादा। सर। तो फिर पानी जो इतना बेसिक, एक बेसिक नेसेसिटी है इंसान का, तो हम लोग कैसा दुनिया बना रहे हैं सर कि पानी को भी एक प्रोडक्ट बना दिया। आज पानी 20 रुपया लीटर है सर, और 50 साल बाद क्या लगता है पानी का 1 लीटर पानी का दाम 20 रुपया रहेगा? 100 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा सर। यस सर। अब क्या 1 लीटर पानी खरीदने के लिए लोग 1000 रुपीज खर्चा करेगा? किस तरह का जस्टिफिकेशन है ये? इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं सर? बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल डेवलप कर रहे हैं, हाँ हाई फाई दिखाने में बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन एक बेसिक नीड्स का सप्लीमेंट, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये कैसा डेवलपमेंट? इट्स अ बिग थिंग। मतलब प्रॉब्लम यही है कि मैं सक्सेशंस में, मतलब आज हम लोग जो लोग दुनिया में हैं सर, कल हम लोगों का बच्चा लोग दुनिया में आएगा। आप लोग अभी छोटे हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जनरेशन बाई जनरेशन तो होगा ना सर। जो हम लोग का माँ पापा है उनका जनरेशन धीरे धीरे एक खत्म होगा, हम लोग का जनरेशन जगह लेगा, फिर आप लोग आ जाओगे, ठीक है, फिर आप लोगों का बच्चा लोग आ जाएगा। तो और कितना जनरेशन तक जा सकता है? फिर तो 1000 रुपीज जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या प्रॉब्लम में क्या चीज को डाल रहे हैं? वाटर का जो सोर्स है ना सर, वाटर सोर्स को खत्म कर रहा है सर। वाटर का सोर्स को खत्म कर रहा है सर। जो पीने का पानी का जो सोर्स है ना, इसको खत्म कर रहा है। इतना ज्यादा एनवायरमेंटल इशू कर रहे हैं, इतना ज्यादा घर वगैरह बनाने में हम लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है। ठीक है, घर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर तो जरूरत के हिसाब से बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या सोर्स ऑफ वाटर को खत्म कर देना चाहिए? नहीं ना सर। तो फिर कॉन्सेप्ट ये कि ऐसा डेवलपमेंट होना नहीं चाहिए कि जिस डेवलपमेंट में बेसिक नीड्स का पूरा ही ना हो।
जो सबसे बेसिक नीड्स है, जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता। तो 1000 भगवान करे सर ये हो जाएगा, लेकिन 1000 रुपया लीटर का पानी चाहे 50 साल बाद ही क्यों ना हो, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर एकदम। और ये जो स्टेटस, सोशल स्टेटस बना के रखे हैं ना सर हम लोग, कि शादी वगैरह करते हैं या फिर कोई भी सोशल फंक्शन करते हैं, सबको वाटर बॉटल दे देते हैं। सबसे पहले तो जो इंसान अपना इम्यूनिटी पावर खत्म कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल पानी में लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन सर पानी में प्रॉब्लम होगा क्यों? क्या हमेशा से प्रॉब्लम होता था? कभी नहीं होता था। तो बेसिकली मैं यही सक्सेशन में बोल जा रहा हूँ कि जो लायबिलिटी सोसाइटी ने क्रिएट कर रहा है अपने बच्चों के लिए, उसका क्या होगा? शायद हमारे लिए एक बड़ा सा घर छोड़ के जाएगा हमारे माता पिता, सेकंड 2 माला बिल्डिंग, 3 माला बिल्डिंग, या फिर बहुत बड़ा फ्लैट। हाँ, लेकिन ये फ्लैट लेके करोगे क्या? लायबिलिटी देख रहे हो सर कि हम लोगों को क्या लायबिलिटी में मिल रहा है? या फिर हम लोग जब छोड़ के जाएंगे तो क्या लायबिलिटी हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे? बेसिक पानी का सोर्स तक छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ सोच पा रहे हो सर? क्या मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ? मेरा बाल नहीं है सर, ये मेरा बात नहीं है एक्चुअली, मैं अब खुद नहीं बता रहा हूँ। सीरियसली कुछ सीरियस कंसर्न है सर। कैसा सिटी डेवलप कर रहे हैं कि जहाँ बेसिक पानी का सोर्स खत्म कर रहे हैं, उसमें पानी कोई बेचने वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इवन ना तो रेल स्टेशन में बिकना चाहिए, वहाँ पर ऐसा फ्री अवेलेबल ऑफ पानी होना चाहिए, और वो भी शुद्ध पानी, ऐसा नहीं कि जो सालों साल साफ नहीं होता। मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा हो जो एक बेसिक लेवल का ये फैसिलिटीज नहीं दे सकता, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका मतलब या तो पब्लिक का डिमांड गलत है, इसके लिए ही गवर्नमेंट गलत दिशा में काम करता है, या फिर पब्लिक का दिशा सही हो जाए तो फिर गवर्नमेंट भी सही दिशा में काम करेगा। मुझे तो यही लगता है कि अगर पब्लिक का डिमांड सही हो तो फिर गवर्नमेंट भी सही दिशा में काम करेगा। ये पब्लिक ही है जो अपना पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। आई थिंक मैं थोड़ा बड़ा लेवल में बात कर दिया, बिकॉज ऑफ वाटर डे है तो इसलिए मैंने बोला। मैं नॉर्मली हर डे में बात नहीं करता। इट्स सीरियस कंसर्न है। अरे सीरियस कंसर्न है कि नहीं है, बोलो ना सर। पानी भी कोई बिकने वाला चीज़ होना चाहिए क्या? समझे कि नहीं, बोलो। चिंता में पड़ गया क्या सब कोई? सीरियसली सर, चिंता में तो पड़ना ही है। पता नहीं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। एक फेमस इंसान है जो वाटर रिजर्वेशन को लेके काम कर रहा है, आप लोग अगर जानते हो इनको, तो ये सीरियसली इंटरनेशनल अवेयरनेस क्रिएट किया है। सदगुरु को जानते हो सर आप लोग? काफ़ी शायर रहते हैं यूट्यूब में, शायद किसी को पसंद हो ना हो। यज्ञी वासुदेव के नाम से जाना जाता है इनको, मे भी किसी को पसंद हो सकता है, ना हो सकता है, सबका अपना अपना है। बट ये इंसान का स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में बात नहीं करती ऐसे, इनका स्पिरिचुअलिटी में से नहीं है, हिंदुइज्म का स्पिरिट ऐसा कुछ नहीं है, बट काफ़ी लॉजिकल बात करता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका बातें, जो भी बोलते हैं मुझे लगता है कि सही बोलता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉज में काम कर रहा है, ठीक है। इनका सबसे बड़ा जो काम हुआ है ना, दैट इज़ वो वाटर रिजर्वेशन के ऊपर जो काम कर रहा है ना, मतलब नदी बचाओ के ऊपर, ठीक है। मतलब पूरा भारत में जितना नदियां हैं, सभी नदियां को प्रिजर्व करने के लिए नदी के किनारे किनारे पेड़ लगाना, ठीक है, और नदी पे बाढ़ ना आ जाए, ठीक है, इसके लिए, और नदी का जो पानी का क्वालिटी है उसके लिए गवर्नमेंट को भी अपना ये दे रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है पूरा दुनिया भर में, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन वर्ल्ड के अलग अलग देशों में भी कर रहा है। तो ये मुझे काफ़ी मतलब भा गया, ये काम मुझे भा गया। मतलब मुझे लगता है कि ऐसे इंसान अगर है तो इनके जैसा काम के साथ जुड़ना चाहिए, या फिर अपने लेवल पे भी अगर कोई कुछ चाहे तो कर सकता है। मैं सदगुरु को प्रमोट नहीं करना चाहता, बिकॉज अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कि सीरियसली बाकी चीज़ ठीक है, छोड़ देते हैं कि स्पिरिचुअलिटीज़ में या फिर फॉलोइंग में कौन किसको क्या पसंद करेगा, सबका अपना अपना, बट एटलीस्ट ये पानी तो सर सीरियसली इसमें तो कुछ होना चाहिए। ओके, बेसिकली मैं सक्सेशंस में ही बात करना था कि सक्सेशन में क्या छोड़ के जा रहे हैं। लायबिलिटी देके जाओ, प्रॉब्लम नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है ना सर कि लायबिलिटी इतना ज़्यादा कि एसेट कुछ नहीं बचेगा। जो मैं बात नॉर्मल लेवल में बात कर रहा था, वही बात मैं थोड़ा नेचुरल, मतलब बेसिकली सोसाइटी का नेचुरल कॉज में बता दिया। समझ में आ रहा है ना? मतलब लायबिलिटी कुछ ज़्यादा बना रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे। आप लोगों को नहीं लगता कभी ठंडे दिमाग में बैठ के सोचना कि ज़रूरत से ज़्यादा लायबिलिटी बन गया है, एसेट कुछ नहीं रहा है। शहर में ऐसा हालत है, सिटी में, कोई भी सिटी, दिल्ली ले लो, कोलकाता ले लो, बैंगलोर ले लो, फिर भी बैंगलोर का हालत अच्छा है। बैंगलोर का नाम इतना डेवलप किया है, फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर है, लाइक एटलीस्ट कोलकाता दिल्ली से तो बेहतर है। कलकत्ता में ठंडे के टाइम पे सुबह को निकलना मुश्किल है, ये सर नो। इन कोलकाता ठंड के टाइम पे सुबह निकलने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, ये सर नो, करते कि नहीं करते हैं? तो फिर जिस शहर में
शहर में निकलना ही सुबह को अर्ली मॉर्निंग में निकलना मुश्किल है, तो फिर अर्ली मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। बट यहाँ शहर में हम लोग क्या कल्चर बना रहे कि अर्ली मॉर्निंग को घर से बाहर ना निकलो मतलब बेसिकली ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग। आप सोच ही लो कि ये लाइबिलिटी है या एसेट है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमार शहर कोलकाता, ठीक है, मेरा शहर कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, बट कोलकाता को सही बनाने के लिए इनिशिएटिव ना तो हमसे है, ना तो आपसे है, ना तो सरकार से है। तो कुछ तो होना चाहिए सर, मुझे लगता है कि सोच बदलना चाहिए। अब पता नहीं कैसे होगा, हम सभी को सोच बदलना चाहिए। ठीक है सर, चलो कुछ बस मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा था चलो सर आवाज़ उठाते हैं, नहीं, वो तो जब कोई करेगा, ऐसा कोई लीडर आएगा करेगा। मैं तो बस अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ, और ये सक्सेशन पे एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताने के लिए मैंने थोड़ा बोल दिया। असाइनमेंट। In the matter of assignment, however, the benefit of a contract can only be assigned but not the liabilities. This is because when the liability is assigned, the third party gets involved therein. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. On the other hand, if a creditor assigns the benefit of a promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with the liability or when personal consideration has entered into a making of the contract, then benefit cannot be assigned. मतलब समझ में आ रहा है सर? नॉर्मल सक्सेशन पे आपको एसेट लायबिलिटी दोनों का मिलता है, और असाइनमेंट में क्या होता है, बेनिफिट, however the benefit of a contract can only be assigned but not the liabilities thereafter. This is because the liabilities, when the liability is assigned, तब थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व, बिकॉज लायबिलिटी में थर्ड पार्टी आ जाता है कि मतलब लायबिलिटी एक का नहीं होता। जैसे कि डेटर कैन नॉट रिलीव हिमसेल्फ, डेटर मतलब जिसको बिजनेस से पैसा मिलेगा, on of his liability to creditor by his assigning to someone else's obligation to repay the debt। मतलब सिंपल बात है, थर्ड पार्टी कैसे आ जाते हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। चलो सर, अकाउंट्स का नॉलेज सभी को है, मैं मान के चलता हूँ। जैसे आपका बिजनेस में कुछ पेमेंट का बात है, ठीक है, सपोज यू हैव अ बिजनेस, ध्यान से सुनना सर पॉइंट को, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सपोज यू हैव अ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस से जिससे आपको पैसा मिलेगा वो कौन लगता है आपका, बताना सर। आपके बिजनेस में जिससे आपको पैसा मिलेगा, आपने डेटर है, वेरी गुड सर। और जिसको आपको पेमेंट करना है, मतलब आपको किसी को पे करना है, वो आपका कौन लगता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर। अब ध्यान से सुनना, अब आपका बिजनेस तो खराब हो गया, ठीक है, आपका बिजनेस का हालत खराब हो गया, आप किसी को असाइन कर रहे हो बिजनेस, तो इन दैट केस असाइन कर रहे हो मतलब बोला जा रहा है कि आप बेनिफिट को असाइन करो, लायबिलिटी को नहीं। अब लायबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाएगा बिकॉज डेटर जो है उसको तो कंपनी से पैसा मिलेगा, मतलब कंपनी को डेटर से पैसा मिलेगा, और क्रेडिटर जो है वो कंपनी से लेगा। तो फिर अब कंपनी के पास तो कुछ नहीं है, तो फिर लड़ाई किसके साथ किसका हो जाएगा, थर्ड पार्टी के बीच में हो जाएगा ना। डेटर क्रेडिटर के साथ क्या रिलेशन है बताओ आप मुझे। डेटर बीच में हम हैं, मेरा डेटर अलग, मेरा क्रेडिटर अलग। अब मैं डेटर को क्या बोलूंगा, भाई तुम पहले पे करो तब मैं क्रेडिटर को पे कर पाऊंगा। अब क्रेडिटर, अब हम तो नहीं रहे, तो फिर क्रेडिटर और डेटर के बीच में लड़ाई चलेगा क्या। वो बोलेगा कि भाई तुम लोगों को कंपनी को देना था, तुमने नहीं दिया, इसलिए कंपनी मेरा पेमेंट नहीं कर पा रहा है। टोटल केओस हो जाएगा, क्या लगता है। এরকম তো ওদের ডিরেক্ট রিলেশন তো নেই। एग्जैक्टली ना, इनके बीच में तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, तो केओस हो जाएगा ना टोटल। इसीलिए तो यहाँ पर सिंपल बोल रहा है कि however the benefit of a contract can only be assigned but not the liabilities thereunder. This is because when liability is assigned, the third party gets involved therein. यही बोला है। Thus a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else's obligation to repay the debt. अब यही मुश्किल हो सकता है। On the other hand, if a creditor assign the benefit of a promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with the liability, when the personal consideration has entered into the making the contract, then benefit cannot be assigned. अब पर्सनल मैटर आ जाएगा तो फिर आप उसमें कंपनी को नहीं छीन सकते। तो ये असाइनमेंट के टाइम पे नॉर्मली देखा जाता है कि बेनिफिट ट्रांसफर होता है, लायबिलिटी नहीं। बट सक्सेशन के केस में एसेट लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर हुआ ना सर बात, ये थोड़ा याद रखिएगा सर, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। क्लियर है या नहीं, बोलो बोलो सर। ओके सर, ओके। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, इसका डिटेल्स में चर्चा नेक्स्ट दिन ही करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज मैम का क्लास है बहुत सारे लोगों का, ठीक है।
नेक्स्ट दिन कुछ अच्छा पॉइंट भी है, टाइम प्लेस परफॉर्मेंस में भी बात होगा। परफॉर्मेंस में 2-4 चर्चा चलेगा अभी, ठीक है, 1-2 क्लास, ठीक है। चलो सर, कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास? आयुष, अयन, नंदिनी, निविड़, रोशनी, शायनी, बोलो सर, क्लियर है कि नहीं है? विश्वजीत? यस सर। यस सर। यस सर। Yes. ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो फिर नोट शेयर करता हूँ, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, रीड कर लो जितना हुआ है, बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, टाटा, फिर बाय सबको। बाय Bye, सर। Rakshi Dada. ओके बाय, टाटा। Rakshi Dada. ओके बाय रोशनी, बाय बाय सर। बाय। सर Bye. रुक जा, किसी को कुछ पूछना है? रुक जा। हेलो। हाँ